हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों हम बात कर रहे थे बायोलॉजी के सिलेबस की सेमेस्टर फर्स्ट को लेकर। एज आई हैव पुटेड मोस्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ दिस सेमेस्टर इन वीडियो फॉर्म। बस ये एक लास्ट वीडियो है जो आपको कंप्लीट करनी है। और बच्चों इस वीडियो में हम दो चैप्टर्स जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको भी कवर करेंगे, सो दैट जो हमारे आने वाला एग्जाम है वो अच्छे से अच्छा जा सके एंड वी कैन स्कोर गुड मार्क्स। ओके, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें बच्चों को बहुत से डाउट्स अराइज होते हैं, हम उस चैप्टर के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सारे पॉइंट्स को बच्चों ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर का नेम है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। बच्चों इस चैप्टर में हमें कई सारे वर्ड्स को डिफाइन करना है और उन्हीं वर्ड्स से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हमारे ब्रेन में भी चल रहे होते हैं और वही क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और छोटी छोटी डेफिनेशंस को हम गलत करते हैं। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ any molecule, either liquid or gas or solid molecules. बच्चों diffusion means movement of any molecule from its higher concentration to its lower concentration. जब हम diffusion की बात करते हैं तो diffusion किसी भी मॉलिक्यूल का हो सकता है। वो सॉल्यूट का भी हो सकता है, वो सॉल्वेंट का भी हो सकता है, वो सॉल्यूशन का भी हो सकता है। तो डिफ्यूजन में हमें एक वर्ड याद रखना है, मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल। क्लियर दिस थिंग नाउ। अब डिफ्यूजन से मिलती जुलती कुछ डेफिनेशंस हैं। जैसे हम बात करें ऑस्मोसिस की, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग योर एग्जाम। ऑस्मोसिस मीन्स द मूवमेंट ऑफ एनी सॉल्वेंट। आई एम टेलिंग अबाउट, रिपीटिंग अबाउट द वर्ड एनी सॉल्वेंट। बच्चों जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज सॉल्यूट, सेकंड इज सॉल्वेंट। तो ऑस्मोसिस में बच्चों किस चीज का मूवमेंट होता है? सॉल्वेंट का। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है, बट नॉट ऑलवेज। But water is the, you can say, universal solvent. Water is a universal solvent. Clear this thing? Now, I am defining the definition of osmosis. Osmosis is defined as a movement of any solvent from its higher concentration to its lower concentration through semi-permeable membrane. यहां पर बच्चों एक वर्ड आता है दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दैट मीन्स डिफ्यूजन में जब मॉलिक्यूल मूव कर रहा था हायर टू लोअर तो वहां पर कोई बैरियर नहीं था, वहां पर कोई ऐसा स्पेसिफिक सॉल्वेंट या सॉल्यूट नहीं था, वहां सिर्फ था मॉलिक्यूल। बट जब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, यहां पर हम वर्ड यूज करते हैं स्पेसिफिकली सॉल्वेंट। क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चों? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट भी कहां से मूव कर रहा है? एक बैरियर के थ्रू, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बच्चों एनिमल सेल, प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ कई और स्ट्रक्चर्स जैसे कि सेलोफेन। सेलोफेन एक ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह ही वर्क करती है। तो कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सेलोफेन? तो सेलोफेन इज आल्सो अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर दिस थिंग? तो बच्चों जब ऑस्मोसिस में मूवमेंट होता है तो वो होता है सॉल्वेंट का। अब जब हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जब हम बात करते हैं किसी सॉल्यूशन की और उस सॉल्यूशन में हम एक सेल को एंटर कराते हैं,
दिस वन इज अ सॉल्यूशन, दिस वन इज अ सेल। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा आपको बच्चों जब हम दो सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन सेल के अंदर है, एक सॉल्यूशन बाहर प्रेजेंट है, अगर हम इस सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं बच्चों, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जब यहां पर सॉल्यूट ज्यादा होगा तो सेल के कंपैरिजन में, यहां सॉल्यूट ज्यादा है तो सेल के कंपैरिजन में यहां सॉल्वेंट कम होगा। और बच्चों जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम है मींस सेल के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है, और सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करता है बच्चों, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दैट मींस सेल का जो सॉल्वेंट है दैट विल मूव आउटसाइड, दैट विल मूव आउटसाइड। और बच्चों जब सेल का सॉल्यूशन, सेल का सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आएगा, बाहर निकलेगा, तो जब ऑस्मोसिस आउटसाइड द सेल होती है दैट इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। और जब सॉल्वेंट बाहर आएगा बच्चों तो सेल श्रिंक करती है, क्या करती है, श्रिंक करती है। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। और जब सेल श्रिंक करती है तो सेल श्रिंक होकर कहलाती है फ्लैसिड सेल। क्या कहलाती है बच्चों, फ्लैसिड सेल। और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फ्लैसिडिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लैसिडिटी। क्लियर दिस थिंग। अब बच्चों हम बात करते हैं, अगर हम इस सेल को ऐसे सॉल्यूशन में डालते जो हाइपोटोनिक होता, हाइपोटोनिक मींस जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी तो वहां पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जब यहां बाहर सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट विल मूव इनसाइड, that is called endoosmosis and that phenomena is called deplasmolysis, that phenomena is called deplasmolysis। और बच्चों जब deplasmolysis होता है, वाटर एंटर करता है सेल के अंदर तो सेल टर्जिड होती है, स्वेल अप होती है, and that condition is called turzidity, that condition is called turzidity। clear this thing, okay? चलो अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, या उससे भी पहले इम्बाइबिशन की। बच्चों जैसे ये एक वुडन ब्लॉक है, अगर हम इस वुडन ब्लॉक के आसपास वाटर की ड्रॉपलेट्स कलेक्ट करते हैं, अगर हम इस वुडन ब्लॉक के आसपास वाटर की ड्रॉपलेट्स कलेक्ट करते हैं और ये वाटर ड्रॉपलेट्स वुडन की सरफेस एब्जॉर्ब करती है, और ये सरफेस एब्जॉर्ब करके वाटर को स्वेल अप हो जाती है, कैसी हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है। तो बच्चों दैट फिनोमिना बाय विच एनी सब्सटेंस एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस ओनली, दैट इज कॉल्ड इम्बाइबिशन। इसका मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताता हूं। जब बारिश का सीजन आता है, रेनी सीजन आता है, तब हमारे जो वुडन डोर्स होते हैं उनको ओपन और क्लोज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। वो वुडन डोर्स रेनी सीजन में जो एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय देयर सरफेस, वो थोड़ा सा स्वेल अप हो जाते हैं, जिससे वो डोर्स प्रॉपरली ओपन और क्लोज नहीं होते। जैसे ही रेनी सीजन फिनिश होता है, ऑटम सीजन, विंटर सीजन आता है,
तब वो डोर्स फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। द सेम थिंग इज इम्बाइबिशन। अगर कोई मॉलिक्यूल अपने अंदर पूरा इनहेरेंट वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, that is not imbibition. But if it is absorbing water by surface, that is called imbibition. Or when we will discuss imbibition in detail in class 11th and 12th, बच्चों you can't believe imbibition is not a process of absorption, it's a process of adsorption, ADSOR. But here we are telling about the definition. The absorption of water by surface of any substance is called imbibition. Is called imbibition. Clear this thing? Understood? Now we discuss about active transport. Just listen very carefully. अभी तक हम diffusion की बात कर रहे थे, we were talking about osmosis, सारी चीजें हमने डिस्कस की, बट वहां पर हमने बात की बच्चों कि मूवमेंट हो रहा है आइदर मॉलिक्यूल का और सॉल्वेंट का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बट बच्चों जब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, किसकी बात करते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। और जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं तो वहां पर जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हम कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो बच्चों जब भी कोई मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है तो वहां पर एनर्जी यूज होती है, और जब एनर्जी यूज होती है तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चों? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर दिस थिंग? आगे सुनो बच्चों, जब हम इस सेल को फॉर एग्जाम्पल आप नाइट में कप में किशमिश डाल के रखते हो, वो किशमिश वो रेजिन अचानक से स्वेल अप नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर आप मॉर्निंग में उस रेजिन को देखते हो तो वो स्वेल अप हो जाती है। क्या रीजन है कि अगर उसे स्वेल अप होना ही है, उसे टर्जिड होना ही है, तो व्हाई इट इज टेकिंग टाइम? तो उसका रीजन है, देखो बच्चों, जब हम रेजिन को वाटर में डालते हैं, रेजिन के अंदर शुगर है, सॉल्यूट है। जब रेजिन के अंदर सॉल्यूट है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो रेजिन के अंदर सॉल्यूट ज्यादा होने की वजह से सॉल्वेंट कम होता है कंपैरेटिवली। और जब सॉल्वेंट कम होता है रेजिन के अंदर तो जो बाहर हमारा वाटर है वो धीरे धीरे रेजिन के अंदर एंट्री करता है। और जब वाटर रेजिन के अंदर एंट्री करता है बच्चों, तो रेजिन के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट, रेजिन के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट उस सॉल्वेंट का, उस वाटर का अपोज करता है। एंड दैट प्रेशर which oppose the osmosis is called osmotic pressure. That pressure which oppose the osmosis is called osmotic pressure. और बच्चों वाटर फिर भी एंटर करेगा, ऑस्मोसिस होगी। और बच्चों जब वाटर एंटर कर रहा है तो जो सेल कंटेंट्स हैं रेजिन के, शुगर पार्टिकल्स हैं, वो रेजिन की वॉल पर प्रेशर लगाते हैं। क्या करते हैं? दे अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ रेजिन। दैट प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर, नॉट वॉल प्रेशर। दैट प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर pressure because that pressure which is applied by sugar particles on the wall, they are responsible for turgidity of cell, swelling of cell, turgidity of cell. And the opposite pressure is applied by wall of resin
on the contents of resin, on the cellular contents of resin, that pressure is called wall pressure. I am again repeating, when water enter inside the resin, the pressure exerted by resin to prevent osmosis is called osmotic pressure. Still water enter, रेजिन के जो कंटेंट्स हैं, जो सॉल्यूट शुगर पार्टिकल्स हैं, वो रेजिन की वॉल पर प्रेशर लगाते हैं. जो सेल के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो सेल की वॉल पर क्या लगाता है बच्चों? प्रेशर. दैट प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर. एंड बच्चों, द अपोजिट प्रेशर इज अप्लाइड बाय द वॉल ऑफ रेजिन, वॉल ऑफ द सेल ऑन सेलुलर कंटेंट्स, दैट इज कॉल्ड वॉल प्रेशर. तो जस्ट रिमेंबर कि व्हाट इज ट्रिगर प्रेशर? जो सेल कंटेंट लगा रहे हैं सेल वॉल पर. व्हाट इज वॉल प्रेशर? जो सेल वॉल लगा रही है सेल कंटेंट्स पर. दैट इज अ डिफरेंस, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एग्जाम में आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है. ओके, नाउ रिमेनिंग टू थिंग्स, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल. जस्ट लिसन, हमारे सराउंडिंग्स में बच्चों जो भी प्लांट्स होते हैं या तो उनकी हाइट ज्यादा होती है या कम होती है. बच्चों, इन शॉर्ट जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन small heighted plants. Root pressure. While transpiration pull, the pull pressure which is created by transpiration, that is responsible for absorption of water in higher plants. Absorption of water in higher plants. तो बच्चों यहां पर आपको ब्रीफ में याद रखना है, इट्स नॉट अ टाइम टू टेक रिवीजन ऑफ ऑल द थिंग्स कि कैसे ट्रांसपिरेशन पुल, कैसे रूट प्रेशर, बट जस्ट रिमेंबर द रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन स्मॉल हाइटेड प्लांट्स. रूट प्रेशर इज अ टाइप ऑफ push pressure. Root pressure is a type of push pressure. And guys, guttation is also due to root pressure. जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, जो हमने ट्रांसपिरेशन चैप्टर में रिवाइज किया था, रिमूवल ऑफ ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, दैट इज ड्यू टू रूट प्रेशर. और गटेशन भी आपको स्मॉल हाइटेड प्लांट्स में ही देखने को मिलेगा, दैट इज ड्यू टू रूट प्रेशर. Transpiration pull pressure, suction pressure, when water is lost by leaf cells due to transpiration, they create pull pressure. That pull pressure which is developed due to transpiration is called transpiration pull pressure, and that is responsible for absorption of water in higher plants. Absorption of water in higher plants. Clear these things. One more thing, transpiration pull जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है हायर प्लांट्स में, तो वहां पर बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स वर्क करता है, एंड वाटर एंड जाइलम कॉलम की वॉल्स के बीच में एडहेसिव फोर्स वर्क करता है. तो ट्रांसपिरेशन पुल along with cohesion as well as adhesion is responsible for absorption of water. In higher plants. So this is completely about absorption by roots. Clear these things? Thank you. बच्चों अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. बच्चों फोटोसिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं.
कि लाइक how will you prove it CO2 is required for photosynthesis? How will you prove it oxygen is produced? How will you de-starch the leaf? How will you prove that chlorophyll is required or glucose is synthesized or starch is synthesized? Guys, it's my request to all of you, just go through all these experiments और उन experiments में से एक एक्सपेरिमेंट्स आपको एग्जाम पेपर में भी मिल सकता है। ओके, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको मैं आपके सामने कवर करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जब हम बात करते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड by utilizing CO2, that is carbon dioxide, and water in the presence of sunlight. In the presence of sunlight. I am again repeating. Green plants make their own food by utilizing CO2, that is carbon dioxide, and water in the presence of sunlight. Green plants means they contain a green color pigment that is called chlorophyll. That green color pigment is chlorophyll. बच्चों, प्लांट्स में क्लोरोफिल पिगमेंट्स की कई वैरायटीज होती हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी। अदर पिगमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, कैरोटीन, जेंथोफिल, बट chlorophyll A is the universal pigment. chlorophyll A हर उस ऑर्गेनिज्म में होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, and along with chlorophyll A, carotene is also present. So if you get chlorophyll A along with carotene, then that answer will be correct. And if chlorophyll A is given in a separate option, carotene is a separate option, then you will go with chlorophyll A. बच्चों, chlorophyll is present inside a largest cell organelle of the plant cell, that is called chloroplast. chloroplast के अंदर जो fluid present होता है बच्चों, chloroplast के अंदर जो fluid portion होता है, that is called stroma. That is called stroma. While in stroma the coin-like structures are present, that is called thylakoid. उन thylakoids में बच्चों chlorophyll present होता है. In different form it is arranged, but that is present inside the thylakoids. And thylakoids, when arranged over each other in the form of coin-like structure, they form a group. That group is called granum. That group is called granum. तो बच्चों, granum is a group of thylakoids and stroma is a fluid which is present inside the chloroplast. Clear this thing? Now, what is the importance of granum and stroma? मैं क्यों इस पर प्रेशराइज कर रहा हूं आपको बार बार, ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन आएगा यहां से आपके एग्जाम में। जब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, लाइट रिएक्शन एंड वन इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। बच्चों, लाइट रिएक्शन is also called photochemical phase. Light reaction is also called Hill's reaction. अब light reaction में होता क्या है और light reaction कहाँ होती है? The first thing, light reaction take place in granum, means in thylakoids. Light reaction बच्चों कहाँ होती है? ग्रेनम में। कहां होती है? ग्रेनम में। अब लाइट रिएक्शन में होता क्या है, ध्यान से सुनना बच्चों। इन लाइट रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही लाइट आती है, सनलाइट आती है बच्चों,
जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं दे बिकम एक्साइटेड, दे बिकम एक्साइटेड। यहां पर एक्साइटमेंट का मतलब है दे रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, दे रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। तो द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस इज एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। सेकेंड थिंग, लाइट रिएक्शन में ही बच्चों, लाइट रिएक्शन में लाइट से वाटर का भी ब्रेकडाउन होता है। किसका ब्रेकडाउन होता है? बाय एब्जॉर्बिंग लाइट वाटर ऑल्सो अंडरगो ब्रेकडाउन एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और जब वाटर ब्रेक होगा, जब वाटर ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। दैट मीन्स इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय वाटर, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय वाटर। थर्ड थिंग, वाटर के ब्रेकडाउन से जो यहां पर H+ आयन रिलीज होते हैं और जो क्लोरोफिल के एक्साइटमेंट से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये H+ आयन फॉर्मेशन करते हैं हाई एनर्जी कंपाउंड्स का, जिनको हम एसिमिलेटरी पावर भी कहते हैं। एंड दीज पावर्स आर NADPH2 and ATP. These are the high energy compounds. Basically जो सनलाइट से लाइट आ रही है, उस लाइट का प्लांट्स सिर्फ 400 to 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। और इस लाइट में भी बच्चों मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है रेड लाइट में। किस लाइट में? रेड लाइट में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड सेकेंड मैक्सिमम होती है ब्लू लाइट में। और दोनों ही ऑप्शन साथ में हैं, तो दैट विल बी ऑल्सो करेक्ट, दैट विल बी ऑल्सो करेक्ट। तो लाइट रिएक्शन में जो सन से लाइट आ रही है, दैट लाइट एनर्जी बेसिकली कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, और वो केमिकल एनर्जी एटीपी और NADPH2 के फॉर्म में स्टोर होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जबकि NADPH2 का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड phosphate. I am again repeating, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, and definitely they can ask the full form of NADPH2. So just remember it, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Now we come to the dark reaction. बच्चों डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि वो डार्क में होती है। डार्क रिएक्शन का मतलब होता है इट इज लाइट इंडिपेंडेंट। ये रिएक्शन लाइट पर डिपेंड नहीं है, ये रिएक्शन लाइट पर डिपेंड नहीं है। नाउ डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड बायोकेमिकल फेज। डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैकमैन्स रिएक्शन। और बच्चों डार्क रिएक्शन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग ATP and NADPH2, by utilizing ATP and NADPH2. Clear these things? So this is about light reaction and dark reaction. Last thing, डायग्राम्स के साथ साथ आपको एक चीज और पढ़नी है बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। मैं आपको एक ब्रीफ देता हूं। जब भी कोई प्रोसेस एक से ज्यादा फैक्टर्स से कंट्रोल होती है तो वो फैक्टर जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है बच्चों, दैट फैक्टर डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं लाइट, टेम्परेचर,
water and CO2. Light, temperature, water and CO2. बट देखा जाए तो सबसे कम अमाउंट में एटमॉस्फेयर में बच्चों होती है CO2 एंड दैट CO2 डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन. तो CO2 is a limiting factor and that law is called Blackman's law of limiting factor. अगर हम CO2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, present concentration is 0.03. If we increase the concentration up to 0.05, बच्चों फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ने लगेगा. बट कुछ टाइम बाद इट विल अगेन बिकम स्टेबल, क्योंकि उस पॉइंट पर जाकर कोई और दूसरा फैक्टर लिमिटेड हो जाएगा. वहां पर CO2 लिमिटेड नहीं है, बट वहां पर कोई और फैक्टर लिमिटेड हो जाएगा. Clear these things? So this is completely about the summary of absorption by roots and photosynthesis. So guys, just all the best for your exam. Do your best, give your best. Okay? Thank you.